तो इस तरह से ये प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने एक्चुअल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया था, दैट वाज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स बॉडी को क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा। एंड ये फोर्स जो है मैक्सिमम टाइम क्या होता है? बैलेंस्ड होता है, क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी एक तो रोटेट होती है, नहीं तो डिफॉर्म होती है। समझ में आ रहा है ना? कंडीशन क्या है? बस डिफॉर्मिंग फोर्स जब भी अप्लाई करते हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम चाहिए। जैसे ये पेन है, इसके ऊपर अगर मैं दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करूंगा एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग, तो ये टूट जाएगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बैलेंस फोर्स अप्लाई करूंगा, ये लाइन ऑफ एक्शन एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, क्या करेगा? रोटेट करेगा। एंड अगर मैं अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करूंगा, मतलब यहां से छोड़ दूंगा, एक ही फोर्स है ग्रेविटी का जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, मतलब वो फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया, तो उस केस में बॉडी क्या होती है? डिस्प्लेस होती है। तो ये डिफॉर्मेशन हमने इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअल डिफॉर्मेशन में वही मैकेनिज्म होता है, मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। अब मॉलिक्यूल्स की एटम की पोजीशन चेंज हो गई, इसका मतलब क्या होगा? बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। एंड शेप का चेंज होना मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। फिर से हमने देखा कि ये डिफॉर्मेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, एंड इसी से रिलेटेड हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन होता है चेंज इन लेंथ, सेकंड वन होता है चेंज इन वॉल्यूम, थर्ड वन होता है चेंज इन शेप। फिर इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 कांस्टेंट को डिफाइन किया था। फर्स्ट डिफाइन किया था स्ट्रेस को। क्या होता है स्ट्रेस? मतलब उसकी एक्चुअल डेफिनेशन थी इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रिलेट करो, अभी जो मैंने डिफॉर्मेशन के लिए बोला था कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहा है, फिर वो एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस मॉलिक्यूल को अपने पोजीशन पे लेके आने के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो भी वर्क करती है, उस वर्क के टाइम जो फोर्स इन्वॉल्व है वो हम स्ट्रेस में ही लेना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। इसलिए हम कंसिडर करते हैं जितना एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया था उतना ही इंटरनल फोर्स होगा। इसलिए एक्चुअल डेफिनेशन थी इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट हम फॉलो करते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस बना था फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस बना था फोर्स बाय एरिया, एंड इसका SI यूनिट आएगा फिर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। डायमेंशंस बनेंगे L-1 M1 T-2। फिर हमने देखा कि ये स्ट्रेस जो है इसी डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगेन 3 टाइप का होगा, जिसमें फर्स्ट वन आएगा रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस रहेगा, अगेन इसका फॉर्मूला सेम होगा फोर्स बाय एरिया, बट इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है टू द रिलेटेड टू द लेंथ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोर्स अप्लाई करते हैं बाय एडिंग वेट, तो ये बनेगा mg/πr का स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम इसको चेंज भी करते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हम वायर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे थे, तो वहाँ पे ये जो फोर्स था mg नहीं प्रोवाइड कर रहा था, कौन प्रोवाइड कर रहा था? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर या फिर m इंटू वी इंटू ओमेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम वहाँ पे डिफरेंट केसेस में फोर्सेस कंसिडर करते थे। उसके बाद में स्ट्रेस आता है रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, उसको हमने बोला था एज वॉल्यूम स्ट्रेस। अगेन ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस था उसका फॉर्मूला सेम ही है, फोर्स बाय एरिया, लेकिन जब भी किसी बॉडी की वॉल्यूम हम चेंज करते हैं उसको अपन प्रेशराइज करते हैं, मतलब हर एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया हम प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा दैट इज डीपी। एंड ये प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर हमने देखा था कि 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पास्कल ऐसे भी बोलते हैं। मतलब अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं तो हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय दिस नंबर। थियोरेटिकली ये नंबर होता है, बट जनरली हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 1.013 को कुछ वैल्यू ही नहीं देते, हम उसको डायरेक्टली क्या कंसीडर करेंगे? 10⁵. जैसे कि शंतनु प्रेशर दिया है 100 मेगा एटमॉस्फेयर, तो वो पास्कल में कितना होगा? हंड्रेड मतलब 10⁻², मेगा मतलब 10⁻6, 6 + 2 8, एंड एटमॉस्फेयर का पास्कल में 5, तो 8 + 5 13। कड़ा लगा? नहीं कड़ा लगा? 100 मेगा ATM ऐसे बोला है एटमॉस्फेयर। 100 का मतलब 10⁻², मेगा का मतलब 6, एटमॉस्फेयर मतलब कितने पास्कल?
5, अभी देखा ना 10 टू द पावर 5, तो कितना हो जाएगा फिर ये 10 टू द पावर 13। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट श्रवण, प्रेशर गिवन है 1000 मेगा पास्कल, तो वो एटमॉस्फेयर में कितना बनेगा? गुड मॉर्निंग। 0.01 14 0.01 मेगा एटमॉस्फेयर। और क्या बोला था मैंने? 1000, क्या है 1000? मेगा पास्कल, तो वो कितना एटमॉस्फेयर होगा वो हमें चाहिए। तो 1000 मतलब 10 की पावर 3, मेगा मतलब 10 की पावर 6। अगर मुझे इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 + 3 9 - 5 +4 या -4 10 टू द पावर 4 का है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये प्रेशर के कन्वर्जन कुछ क्वेश्चंस में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, चलो तो आगे हमने देखा था अगेन स्ट्रेस आता है रिलेटेड टू चेंज इन शेप, जिसको हमने बोला था कौन सा स्ट्रेस? शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस। अब ये जो शियरिंग स्ट्रेस होता है अगेन इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स बाय एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस के बाद में हमने नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन की थी, दैट वाज स्ट्रेन। अक्षय, व्हाट वाज स्ट्रेन? वेरी गुड, चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, मतलब हर एक एप्लीकेशन में ये जो डायमेंशंस अपॉन डायमेंशंस है वो डिफरेंट रहेंगे एंड सेम क्वांटिटी का रेशियो था, इसलिए ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बनेगा। फिर हमने स्ट्रेन अगेन डिफाइन किया, पहले रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ था, उसको हमने बोला लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था? चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे चेंज कौन होता है? लेंथ चेंज होती है, इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल। उसके बाद में स्ट्रेन रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेन इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे वॉल्यूम से रिलेटेड आपको मालूम होगा कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितनी होती है वॉल्यूम? 1000 ml। वेरी गुड, मिलीलीटर। असं असतं का? ml का मतलब मिली का मतलब -3, -3 + 3 कैंसिल होके अगेन वो सेम बनेगा। इसका मतलब मीटर क्यूब में कितना होता है ये मुझे पूछना था। नहीं, 1 लीटर म्हणजे कितनी मीटर क्यूब? -3। एक्सलेंट, वेरी गुड। 1 लीटर मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -3 मीटर का क्यूब। कितना होता है? 10 टू पावर -3 मीटर का क्यूब। अब क्लियर है? अब मुझे आंसर चाहिए सीसी में। सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सीसी को हम सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी बोलते हैं। व्यवस्थित देखो, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 मतलब +2, यहाँ पे उसका क्यूब कर रहे हैं तो 2 का क्यूब मतलब वो 6 आएगा, +6 - 3 कितना आएगा? ठीक है, तो वॉल्यूम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में हमें ये डेटा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम बाकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। बघा समजतं का काही? 1 cc मतलब कितने मीटर क्यूब? सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे होता है प्रोनाउंसिएशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म सीसी है। 1 cc मतलब कितने मीटर क्यूब? -3। आता -3 सांगते का प्रत्येक वेळी? -6। एक्सलेंट, ये करेक्ट है। 1 cc मतलब 10 टू द पावर -6 क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो 1 cc इक्वल टू कितने लीटर बनेंगे? 10 टू द पावर -3 क्या? लीटर। तो 1 मीटर क्यूब मतलब कितने लीटर?
10⁻³ लिटर. हे एवढं लिहून घ्या स्टार मार्क करून, क्योंकि आगे एप्लीकेशंस में वॉल्यूम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डेटा रिक्वायर्ड होगा. हो गया. सगळं नव्हतं लिहायचं, फक्त हे वॉल्यूम से रिलेटेड जो कन्वर्जन थे उतने लिखने थे. क्लियर है. तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया. उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट इज क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन. अब ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या था भगत, यही एक इंपॉर्टेंट था जो थोड़ा सा सीक्वेंस के अलग था. क्या डिफाइन किया था हमने, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर अपॉन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, जिसको हम लिखते थे x/h, मतलब कौन था, tan थीटा, वो अप्रोक्सीमेटली बनता इक्वल टू थीटा. ये होने के बाद फिर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था हुक्स लॉ को. क्या था हुक्स लॉ, यू टेंसियो सिक्विक एज द स्ट्रेस सो द स्ट्रेन, यानी विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो यहाँ पे स्ट्रेस बनेगा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बनेगा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा दैट इज म्यू इनटू स्ट्रेन, एंड ये म्यू को हम बोलते हैं एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. म्यू मतलब क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो फिर से वही बात, जैसे डिफॉर्मेशन 3 टाइप का, स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, वैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा. ठीक है, कौन से नंबर 1 रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. अब ये रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ जो था उसको हमने बोला था यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस, रितु क्या था यंग्स मॉडुलस, फॉर्मूला तो सेम आने वाला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ है, मतलब ये क्या बनेगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. ये क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस. फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था, y इक्वल्स टू क्या होता है, mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, या फिर f इंटू कैपिटल L अपॉन a इंटू डेल्टा एल. ये था यंग्स मॉडुलस. तो प्रथमेश कातार, इसका SI यूनिट क्या होगा यंग्स मॉडुलस का, प्रसाद यंग्स मॉडुलस का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन. वेरी गुड खुशी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या होगा, लेंथ लेंथ कट, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो अजिंक्य डायमेंशंस L-1 m1 t-2, क्या होंगे डायमेंशंस L-1 m1 t-2. ये हो गया यंग्स मॉडुलस. अब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ है, तो
तो हम सॉलिड की लेंथ चेंज कर सकते हैं, वायर की लेंथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड की लेंथ चेंज कर सकते हैं क्या? तो लेंथ हैज नो मीनिंग इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, इसलिए यंग्स मॉडुलस हैज नो मीनिंग फॉर लिक्विड एंड गैसेस। स्टार मार्क करके इसको ऐड करो। Young's modulus has no meaning for liquids and gases. Liquids and gases. It is applicable only for solids. ठीक है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, और वो कौन था? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस मतलब के इक्वल से क्या होगा? फिर से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V इंटू डी पी बाय डी वी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी वी बाय वी, दोनों भी सेम है। अब यहाँ पे डी वी अपॉन वी मतलब कौन है? व्हाट इज डी वी बाई वी? वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है डी वी बाई वी? वॉल्यूम स्ट्रेन। व्हाट इज डी पी? प्रेशर। चेंज इन प्रेशर नहीं, वो छोटा होता है ना प्रेशर, इसलिए डी के साथ लिखते हैं, वो प्रेशर ही है। ठीक है, तो ये बना बल्क मॉडुलस। अब ये बल्क मॉडुलस जो है, हम सॉलिड की वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं क्या? यस नो। सॉलिड की वॉल्यूम चेंज हो सकती है क्या? स्पॉन्ज पकड़ के प्रेस किया, हो गया वॉल्यूम चेंज। लिक्विड की चेंज हो सकती आहे क्या? ये ना बेटा, मी सांगितलं नाही का, तिथं उभं राहून विचारू नका, मग मला थांबावं लागतं, वेलकम करावं लागतं तुमचं, ठीक आहे ना, त्यामुळे येऊन डायरेक्ट बसायचं. काय सांगत होती? लॉन्जिट्यूडनल, हाँ लिक्विड की काय, लिक्विड की काय, हाँ बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है? चेंज होती है। लिक्विड की वॉल्यूम चेंज होती है क्या? यस नो। गैसेस की होती है क्या? होती है। इसका मतलब बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड मॉलिक्यूल सॉरी बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। तो स्टार मार्क करके लिखो, बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। Bulk modulus is applicable for solid, liquid as well as gases. मतलब यही एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ऑल थ्री टाइप ऑफ मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब बल्क मॉडुलस आता है, इसके साथ कौन आता है? सी। सी मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी विच इज इक्वल्स टू 1 बाय के, कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 बाय के। तो श्रवण, कॉम्प्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा? बल्क मॉडुलस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, हो गया। इसके बाद में थर्ड वन आता है कांस्टेंट, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यश क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी होता है ईटा। रिलेटेड टू चेंज इन शेप, फॉर्मूला उसका क्या होता है फिर? शेप स्ट्रेस अपॉन शेप स्ट्रेन, असंच तो का? मग शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, एंड उसका फॉर्मूला ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। सिट डाउन, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा। व्हाट इज थीटा खुशी? एंगल ऑफ शियर। अब यहाँ पे भी फिर से केस है, हम सॉलिड को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं क्या उसको? एस नो, 100% कर सकते हैं। मतलब रिजिडिटी जो आहे ॲप्लिकेबल होगा फॉर सॉलिड. पाण्याला पकडून असं फिरवता येईल का आपल्याला? पाण्याला असं पकडलंय, वरतून टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला आणि ग्लासमधलं जे पाणी होतं असं बेंड झालं, असं होईल का? इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर लिक्विड एज वेल एज गैसेस, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 0 फॉर लिक्विड एंड गैसेस. लिहा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 0 फॉर liquids and gases, liquids and gases. So it is applicable only for solids. यानी कि देखो सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस भी एप्लीकेबल है,
सॉलिड्स के लिए बल्क मॉडुलस भी एप्लीकेबल है, सॉलिड्स के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी एप्लीकेबल है, बट फॉर लिक्विड एंड गैसेस ओनली bulk modulus is applicable. ठीक है, down next point with star mark. For solids all three constants of elasticity are applicable. For solids all three constants of elasticity are applicable, but for liquid क्या होगा लिक्विड के लिए? ओनली बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल. क्या हो ना, फॉर लिक्विड एंड गैसेस ओनली बल्क मॉडुलस इज एप्लीकेबल. ठीक है, तो इस तरह से तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इंट्रोड्यूस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए. उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया था थर्मल स्ट्रेस को. अब थर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, सिर्फ चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर. तो ये थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, वाई अल्फा डेल्टा थीटा. एंड वहीं पे अगर बोलेंगे फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस तो क्या बनेगा, वाई इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, वेयर वाई का मतलब यंग्स मॉडुलस, ए का मतलब एरिया, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ठीक है, देन डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर. उसके बाद में हमने देखा था इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, अथर्व सवई. इंक्रीजिंग लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट कितना होता है साक्षी? रो एल स्क्वेयर जी अपॉन 2 इंटू वाई, वेर रो का मतलब डेंसिटी, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाई यंग्स मॉडुलस. इसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी. एंड इसी स्ट्रेन एनर्जी को हम वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर ऐसे भी बोल सकते हैं. तो यश कितनी थी स्ट्रेन एनर्जी? 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन. वेरी गुड, 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, यानी कि हम इसको 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल ऐसे भी लिखते हैं. ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है. क्या है, स्ट्रेन एनर्जी. इसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को. अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है प्रथमेश कातार, कितनी होती है? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई, या फिर स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 2. एंड अगर हमें सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में, तो हमें वॉल्यूम को उधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसके बाद में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर. एंड उस रिलेशन के लिए हमने देखा था r इंटू थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इंटू एल. तो इस इक्वेशन से जो भी अननोन रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद में कल के लेक्चर में हमने देखा था टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्विस्ट कितना होता है तन्विषा, पाई ईटा r⁴ थीटा अपॉन 2l. इसके बाद में देखा था ट्विस्ट कांस्टेंट, कितना था ट्विस्ट कांस्टेंट, c इक्वल्स टू टाउ बाय थीटा, मतलब कि पाई ईटा r⁴ अपॉन 2l. एंड वर्क डन इन ट्विस्टिंग कितना था, हाफ ऑफ c इंटू थीटा का स्क्वायर, मतलब कि पाई ईटा r⁴ थीटा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ l. ये था ट्विस्टिंग रिलेटेड कंडीशंस. उसके बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करने के लिए पहले हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया था. क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. उसके बाद में कल देखा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन अप्लाइड या फिर वर्किंग स्ट्रेस, ये बनेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी माउंटेन होगा उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है,
एक तो P अपॉन रो जी या फिर K अपॉन रो इंटू जी। एंड ये कितनी आती है प्रैक्टिकली नियर अबाउट 8 किलोमीटर, इसलिए कोई भी पीक 8 किलोमीटर बियॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो बीम होती है, बीम में आने वाला जो डिप्रेशन है कितना होता है सुप्रिया, डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब इंटू वाई। वही अगर आई शेप नहीं होगा एंड सर्कुलर होगा तो उसके लिए डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 12 पाई आर रेज टू 4 इंटू वाई। एंड अगेन लास्ट में हमने प्रूव किया था टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्विस्ट इन होलो शाफ्ट इज ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। इसका मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, सॉलिड या होलो? होलो शाफ्ट क्या होता है, सॉलिड शाफ्ट से कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, ठीक है। और क्या बचा है, वेरी गुड, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट क्या थे वरुण? y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। वेरी गुड, हो गए? खुशी सिट डाउन। प्लस 1 बाय के, ये क्या था, रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट, जिसमें सिग्मा मतलब कौन होता है, पॉइजन्स रेशो। तो ये पॉइजन्स रेशो क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू होती है -1 से 0.5, बट प्रैक्टिकली होती है। एंड अगर ये सिग्मा निगेटिव हो गया इसका मतलब क्या होता है, रेडियस या डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिग्मा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और क्या बचा है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। वेरी गुड, कितना था इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, k इक्वल्स टू वाई इंटू आर नॉट या फिर k इज इक्वल्स टू एफ बाय डेल्टा एल। एंड एफ बाय डेल्टा एल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो वाई ए बाई एल भी लिख सकते हैं। कैसे, y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो एफ अपॉन डेल्टा एल चाहिए तो क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई होगा l डिवीजन में आएगा, मतलब वाई ए अपॉन एल, वाई ए अपॉन एल। हा नाही लिहिलेलं तुम्ही स्टार मार्क करून ॲड करून घ्या, इंटर ॲटॉमिक फोर्स कॉन्स्टंट। नाही, ही वेगळी कन्सेप्ट, हे सिर्फ ॲटॉमिक के कंडिशन में ॲप्लिकेबल आहे। हां, तिकडं आर नॉट आहे, म्हणजे या इंटर ॲटॉमिक रिलेशन जर घेतले तर के इक्वल्स टू एफ बाय आर नॉट है। बट इन जनरल जो वायर हम कंसिडर करते हैं जो इलोंगेट होने वाली है उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो एफ बाय डेल्टा एल मतलब वाई ए बाई एल है। दोनों की मीनिंग सेम है, बस ऊपर का एप्लीकेबल है फॉर इंटर एटॉमिक रिलेशंस। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। खूप जास्त सोपा टॉपिक है, एकदम व्यवस्थित प्रिपेयर करा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हमने कुछ सॉल्व किए, कुछ आगे सॉल्व भी करने वाले हैं। बस हाँ, कल मॉड्यूल के क्वेश्चंस बोले थे, सॉल्व किए ना, कितने लोगों ने किए, नहीं फर्स्ट 19 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब अटेम्प्ट किए, 1 बाय 1 सब रीड किए, सॉल्व करके देख के ट्राई किया सॉल्व करने का। कितने लोगों ने नहीं किए स्टैंडअप, अटेम्प्ट ही नहीं किए, ऐसे कौन कौन है स्टँडअप? तू केले ना अटेम्प्ट, कसं काय? टॉपिक सुरू 15 दिवस झाले, तू काल चेक केलं, सरांसोबत भेटून बघा काय आहे ते मॉडेल्स। स्नेहल लक्षात नाही राहिलं का, वेळ नाही मिळाला, कळालंच नाही, काय नाही कळाले, क्वेश्चन नाही कळाले का म्हणून अटेम्प्ट नाही केले, म्हणजे बघितले होते बट सॉल्व करायचं ट्राय केलं होतं। गुड, सिट डाऊन। वरून का बरं, कोविड विड काही नाही ना, सिट डाऊन। अजिंक्य
घरी कुठं, गावाकडं? सिडाऊन. तू बेटा आज काय ते बघून घ्या, सिडाऊन. बाकी सगळ्यांनी अटेम्प्ट केले, ठीक है. अटेम्प्ट करने के बाद एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, समझ में भी आ गए और सॉल्व हो गए. ऐसे कौन कौन है? रेज योर हैंड्स. एंड अटेम्प्ट किए लेकिन 5 एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आए, सॉल्व नहीं हो गए, ऐसे कौन कौन है? 5 पण नहीं कळाले. अरे मी काय सांगतोय की 19 अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 भी समझ में नहीं आए एटलीस्ट, असं कोण नहीं है? बरं, 10 तक समझ में आ गए सबको? नहीं 1 to 10 नंबर वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, टोटल 19 अटेम्प्ट किए थे ना, तो उसमें से एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल समझ में आ गए. रिमेनिंग 9 में कुछ कन्फ्युजन था लेकिन एटलीस्ट 10 क्लियर हो गए, ऐसे कोण आहे? मग बाकीच्यांचे 9 मध्ये म्हणजे 10 मध्ये पण कन्फ्युजन आहे. मग सॉल्व एक्झाम्पल क्लासमध्ये सॉल्व करायचे का 1 by 1? सॉल्व एक्झाम्पल क्लासमध्ये सॉल्व करायचे. मग ते सॉल्व प्रिंट करून कशाला दिले आपण सॉल्व म्हणून? त्याचपेक्षा काय करा, अटेम्प्ट करा आणि इंडिव्हिज्युअली जसं मॅनेज होईल तसे डाऊट्समध्ये क्लिअर करा. कळालं ना? कारण सॉल्व एक्झाम्पल्स क्लासमध्ये आहे सॉल्व करून दिलेले, तेच परत जर डिस्कस करायला लागलो तर मग अनसॉल्वला आपल्याला पाहिजे तेवढा वेळ नाही देता येणार. कळालं ना? आणि इथून पुढं थोडासा तो माइंडसेट बनवा हळूहळू की जो सॉल्व एक्झाम्पल आहे वो थोडासा खुद क्लिअर करना है. नाहीच क्लिअर झालं, कन्सेप्ट नवीन असेल, कॅल्क्युलेशनमध्ये डाऊट आला, ते होणार आहे इंडिव्हिज्युअली क्लिअर. कळालं ना? बट एक आपला माइंडसेट असा असला नाही पाहिजे की नाही सॉल्व एक्झाम्पल पण इथे एक्सप्लेन होते, मला प्रॉब्लेम नाही, पण मग काय होईल की ज्याचं ऑलरेडी सोल्युशन दिलं आहे तेच परत इथे एक्सप्लेन करून आपल्याला टाईम विनाकारण त्याच्यावरच द्यावं लागेल. कळालं ना? त्यामुळे अटेम्प्ट करा, जे पण तुमचे डाऊट्स आहेत इंडिव्हिज्युअली विचारून क्लिअर करा. किंवा मग इव्हिनिंगला आपण काय करू, ऑनलाईन डाऊट सेशन त्यासाठी कंडक्ट करू, बेस्ट वे. म्हणजे लेक्चरच्या टाईममध्ये आपला वेळ पण मॅनेज होईल आणि दिवसभर तुम्हाला प्रॅक्टिसला टाईम पण मिळेल. काय इंडिव्हिज्युअली क्लियर केलं ते तर बेस्ट वे, अजून चांगलं कळतं है ना. तो 1 to 19 का जो भी डाउट सेशन है, जैसे मैं अवेलेबल हूँ, आपका टाइम मैनेज होता है, वैसे आके डाउट्स क्लियर करो, चलेगा? ओके. उसके बाद में और एक कंसेप्ट बाकी हमारी, राइट डाउन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या होता है? राइट डाउन, फोर्स of interaction, force of interaction between molecules or atoms of the substance. Force of attraction between molecules और एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दीज फोर्सेस induced due to charges present on atoms and molecules. Charges present on atoms and molecules. Atoms and molecules. That means these forces are electrical in nature. These forces are electrical in nature. मतलब नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं. ठीक है. आपको केमिस्ट्री में आइडिया होगा कि दो एटम कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो क्या फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है ना. एंड उसी बॉन्ड को हम फिजिक्स के रिलेटेड अगर डिस्कस करेंगे तो उसको हम ये फोर्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सेम कंसेप्ट है, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड का स्ट्रक्चर, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हो गया, है ना, बॉन्ड लेंथ क्या है, इस रिलेटेड डिस्कशन होता है. उसको हम यहाँ पे फोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या होती है, 10 to the power minus 10 मीटर. ठीक है. सो राइट डाउन, एज बॉन्ड लेंथ
is of the order of 10 to the power minus 10 meter, as bond length is of the order of 10 to the power minus 10 meter. Intermolecular forces are also applicable. Intermolecular forces are also applicable up to the distance of the order of 10 to the power minus 10 meter. ठीक है, इसी डिस्टेंस के ऑर्डर में ये फोर्सेज जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की मीनिंग कितने डिस्टेंस के लिए? सिर्फ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ठीक है, अब इससे डिस्टेंस बढ़ गया या फिर इससे डिस्टेंस कम हो गया तो ये जो IMF है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये एक्चुअल में हम कंसिडर ही नहीं कर पाते. समझ में आ रहा है ना? अब एक्चुअल में इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो एटम है, ये क्या करने वाले हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं. एंड इनके बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी वेरिएशन होता है यहाँ पे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी दिया है, सेम हम फोर्स का भी देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन हमें देखना है. तो कंडीशन क्या है? देखो स्टार्ट में ये जो मॉलिक्यूल है ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है. तो ये इन्फिनिटी पे जब है तब इन मॉलिक्यूल के बिटवीन कुछ भी इंटरेक्शन नहीं, इसलिए ग्राफ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है. लेकिन अगर धीरे धीरे मैं इसको क्लोज लेके आऊँगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 की रेंज में होता है, जहाँ पे एक्चुअल दो एटम के बिटवीन का इंटरेक्शन स्टार्ट होता है. अब जब ये इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है. एंड ये कांस्टेंट रहने वाली पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जहाँ पे फोर्स है ये भी नेग्लिजिबल फोर्स है. बट जैसे ये डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव बन रही है. इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा. इसको और क्लोज लेके आएंगे तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है. इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे कम है, मतलब क्या है? मिनिमम है. छोड़ दिया. समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा डिस्प्लेस करके फिर से छोड़ दिया. कहाँ पे जाके रुक रहा है? हड़ो हड़ो. कहाँ पे जाके रुक रहा है? उसी पॉइंट पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. इसको इधर खींच देंगे, फिर से छोड़ेंगे तो वापस आ रहा है. एवढे लांब नव्हते पडायचे रे. फिर से कहाँ पे आके रुक रहा है? वही पॉइंट पे. तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो हम वर्क पावर एनर्जी में इक्विलिब्रियम डिस्कस कर चुके हैं. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? यानी इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है ना? तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम जब भी आता है तब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा. समझ में आ रहा है? अब कंडीशन क्या है? देखो ये फोर्स यहाँ पे 0 बन गया, लेकिन मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? अब ये कौन सा डिस्टेंस? इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस. इस डिस्टेंस के ज़्यादा हम क्लोज लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? मतलब एक डिस्टेंस है जिसके बियॉन्ड अट्रैक्शन होता है, जिससे कम डिस्टेंस हो गया तो रिपल्शन हो रहा है. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है वो दोनों भी नेचर के हैं. वहाँ पे अट्रैक्शन भी है, वहाँ पे रिपल्शन भी है. तो ये अट्रैक्शन क्यों होता होगा एंड रिपल्शन क्यों होता होगा? रिपल्शन होता है क्योंकि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है. एट द सेम टाइम एक एटम के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइक चार्जेस है. एंड अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फिर एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरे एटम का न्यूक्लियस एंड पहले एटम के इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं. कुठं पळाला? आला आला. ये न्यूऑन, आर्गॉन, ऑक्सीजन, न्यूऑन, आर्गॉन, ऑक्सीजन, इसके लिए हम ये इंटरेक्शन देख सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं. एंड ये आपके केमिस्ट्री के फॉर्म में देखना है तो ये वैंडर वाल भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन है. फिर से यहाँ से छोड़ेंगे
फिर ये क्लोज आएगा। समझ में आ रहा है ना एटॉमिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इतने डिस्कशन से याद क्या रखना है बस, कि जो एटॉमिक इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। उसमें क्या होता है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्शन का भी होता है। एक डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे दो मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। अगर डिस्टेंस उससे ज्यादा हो गया तो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन का होगा। अगर डिस्टेंस उससे कम हो गया तो फोर्स कौन सा होगा, हे बघा ये डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम का, हम इससे बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस कम करने के लिए अट्रैक्ट करना है, हम कम कर देंगे तो स्टेबल रखने के लिए उसको रिपेल करना है। मतलब गिवन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस होगा तो रिपल्शन, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन। ये था रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। समझ में आ गया ये। अभी सेम कंडीशन हमें फोर्स से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हैज़ नो मीनिंग, बट अभी फोर्स मिलेगा क्या। वेरी गुड, मिल गए फोर्स। यहां पे फोर्स देखो, ये फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो कंडीशन क्या है देखो, मॉलिक्यूल पहला यहां पे, दूसरा यहां पे, मतलब कहां पे है, इन्फिनिटी पे, तो इनके बिटवीन कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। जब हम इसको क्लोज लेके आएंगे, क्लोज लेके आने के बाद, इस डिस्टेंस पे आने के बाद इन दोनों का इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। एंड ये जो इंटरेक्शन शुरू हो रहा है, इसके बाद जो इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्शन का होगा। अट्रैक्शन का फोर्स मतलब हम उसको निगेटिव बोलते हैं, इसलिए ये फोर्स प्लस में नहीं है, कहाँ पे दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का, उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस और क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो फोर्स है वो क्या होगा, और इंक्रीज होता जाएगा। एंड एक पर्टिकुलर केस पे ये क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। लेकिन कौन सा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। समझ में आ रहा है। इसके बियॉन्ड अगर हम इनको और क्लोज लेके आएंगे, जहां पे हम उनको स्टेबल रखने वाले, तो उस पॉइंट पे ये फोर्स बढ़ते बढ़ते कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एंड ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है ये बनता है R0। एंड इस R0 को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बियॉन्ड अगर मॉलिक्यूल को एक दूसरे में से घुसेड़ देंगे तो क्या होगा, ये फोर्स जो है वो पॉजिटिव बनता जाएगा। समझ में आ रहा है, ये फोर्स जो है ऐसे पॉजिटिव बने, क्योंकि पॉजिटिव बना मतलब कौन सा बना, फोर्स रिपल्शन का। तो इस तरह से ये फोर्स वर्सेस डिस्टेंस इन केस ऑफ एटॉमिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, वेरी होते हैं, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी का जो देखा अभी, उसी के सिमिलर ये फोर्स एंड डिस्टेंस रिलेटेड एप्लीकेबल है। कड़ा लो ना, ये निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले अट्रैक्शन का था, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम बनता है दैट इज निगेटिव, उसके बाद में फिर रिपेल करने लगता है, एक पॉइंट पे आके 0 बनता है। जहाँ पे 0 बन गया वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसी स्टेट में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे F इक्वल्स टू A/R⁻⁹ माइनस B/R⁻7। इन जनरल ये रिलेशन हम कैलकुलेट यूज करते हैं टू कैलकुलेट इंटर एटॉमिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। बस थ्योरेटिकली इसको याद करना है, इसमें वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। एंड A एंड B आर द कांस्टेंट, जो डिपेंड करते हैं कि कौन से मेटल के, कौन से एलिमेंट के, कौन से मटेरियल के मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसी के सिमिलर अगर ये पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे हम A/R⁻n माइनस B/R⁻m ये रिलेशन यूज करते हैं। फिर से यहाँ पे ए बी एंड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गिवन एलिमेंट, उसके एटम एंड उसके मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। फॉर्म्युले फक्त थेरेटिकल लक्षात राहू द्या। शक्यतो नहीं है, थेरोटिकल येईल फक्त ॲज इट इज, उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं आएगा। श्रवण काय झालं, एन एम काय आहेत, कॉन्स्टंट्स। तो डिफरेंट केस में डिफरेंट होते हो, जैसे ए बी कॉन्स्टंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी कॉन्स्टंट है। एखादा क्वेश्चन, आता हे काय होतं, ए बी यांच्या व्हॅल्यू गिवन असतात इन द रेंज। अभी ए की वैल्यू कुछ दी है आपको 0.1 है, बी की वैल्यू गिवन है कितनी है, 0.004 है। समझ में आ रहा है। तो
ऑन एन एवरेज ये फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं आएगा बट ये अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये एन एंड एम की जो वैल्यू है, तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड की केस में एक जो है वो 12 होता है, एक जो है वो 6 होता है, बट ये फिक्स नहीं कि हर बार सेम रहेंगे, इसलिए ये लिख के नहीं दिए मैंने, ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये जो है ना एक्चुअल उसके एग्जाम्पल क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ए एंड बी की जो है, वो बस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में जिसके रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये इन जनरल रिलेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती हमें इससे। चलो, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड उससे रिलेटेड आई थिंक 3 कंसिडर एप्लीकेशन है ना। चलो निकालो मॉड्यूल कंसिडर एप्लीकेशन फर्स्ट। कंसिडर एप्लीकेशन फर्स्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? टोटल का टोटल 24 आहे का? कन्सिडर ॲप्लिकेशन 1च्या अगोदर 24 आहे आणि आपल्याला 19 सॉल्व करायचे होते काल, रिमेनिंग 19 आपण आज करणार आहे. कंसिडर एप्लीकेशन 1 देखो तो एक बार, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कंसिडर एप्लीकेशन 1 क्या दिया है? ग्राफ दिया है, और क्या बोला है ग्राफ में? अभी एक्सप्लेनेशन किया था, समझ में आता है. देखो क्वेश्चन क्या आएगा. बी एंड सी के बिटवीन क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन है ना, एंड उसके बाद ए एंड बी में क्या होगा? रिपल्शन शुरू होगा, फिर वो पॉइंट पे 0 बन जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन है सिमिलर? बी सेकंड. तो फर्स्ट का सेकंड. सेकंड वन क्या दिया है? ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर. बरोबर है का? देखो प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल इसमें क्या डिफरेंस है? फिजिक्स में हम कंसीडर करते हैं जिस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स लग गया वो मोर इलास्टिक है, बट प्रैक्टिकल हमें क्या लगता है जिसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते वो ज़्यादा इलास्टिक है. मतलब कंपैरिजन करेंगे रबर का एंड स्टील का, आपल्याला वाटतं रबर जास्त इलास्टिक है प्रैक्टिकली, बट फिजिक्स क्या बोलता है? रबर नहीं है. कौन इलास्टिक ज़्यादा है? स्टील ज़्यादा है, आयन ज़्यादा है. समझ में आ रहा है ना? तो ग्लास एंड रबर की केस में क्या होगा? फिर ग्लासला असं पकडून मोटा ग्लास होगा नहीं होत. काय? नहीं नहीं, उसको हम क्या कर रहे हैं? डिफॉर्म कर रहे हैं. जैसे रबर को पकड़ के डिफॉर्म कर सकते, ग्लास को कर सकते हैं क्या? मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी. कळालं ना? तो ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर. करेक्ट है? करेक्ट है, करेक्ट है. रबर इज मोर इलास्टिक देन ग्लास. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? करेक्ट स्ट्रेंथ आपण करा. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो ए एंड सी करेक्ट आहे. म्हणजे ऑप्शन सेकंड करेक्ट आज सांगत होते का? ओके, नॉट स्टेटमेंट सेकंड कसं काय करेक्ट आहे. चलो थर्ड वन क्या है? थर्ड में लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ एनी इलास्टिक मटेरियल इज वेरी स्मॉल. इन ऑर्डर टू हैव एन अप्रिशिएबल चेंज मटेरियल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर. सबसे इजीली किसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम? वायर को. समझ में आ रहा है ना? कोई अगर बॉडी दूसरे शेप में है तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए, एरिया चेंज करने के लिए डिफॉर्मिंग फोर्सेस मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते हैं. वायर के लिए क्या है? एक लोड कनेक्ट कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो उसकी शेप अगर थिन वायर के फॉर्म में है तो हम उसको एकदम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन. टेम्परेचर पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, इम्प्योरिटीज पे डिपेंड है, ओनली शेप के ऊपर इंडिपेंडेंट है. सो फर्स्ट वन. फिफ्थ, ऑन स्ट्रेचिंग सम सब्सटेंस परमानेंट इलॉन्गेशन इज कॉज्ड. प्लास्टिक बॉल. आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? इनवर स्टील. एक स्टील है इनवर स्टील. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच अलाउज देम टू बी ड्रॉन. डक्टिलिटी. Which of the following is not the reason for calling steel more elastic than rubber? Steel wire returns to original length and rubber येत नहीं का? डी. डी ये नहीं है, appropriate reason नहीं है. डी.
इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉज्ड बाय intermolecular forces. Material which practically does not show elastic after effect. ग्लास मतलब क्वार्ट्स मतलब ग्लास. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट याद आहे, म्हणजे थोड्या वेळानं परत करतो तो आपले शेप रिगेन करतो. ठीक है, वैसे ग्लास में नहीं होता है, बाकी सब मटेरियल में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल समटाइम इंक्रीज हो सकती है, समटाइम डिक्रीज हो सकती है. ऑन मिक्सिंग इम्प्युरिटीज इलास्टिसिटी परत तेच, समटाइम इंक्रीज समटाइम डिक्रीजेस. कॉट काय, कॉर्ड्स, ग्लास असतं, ग्लास काच, तर ते जे मटेरियल असतं त्याला कॉर्ड्स पण म्हणतो आपण. मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस होते हैं ना, तो उसमें कॉर्ड्स भी होता है. हाँ, ते डिक्रीज होतं. मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस म्हटलंय बघ मागं जे दिलंय ना, मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस में डिक्रीज होता है, बट कभी कभी जैसे इनवर पे इंडिपेंडेंट है, एंड कोई मटेरियल होता है अलॉइज, उसमें डिक्रीज भी होता है. क्या है जनरल, अगर ऐसे बोलेंगे तो वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जनरली अगर बोलेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी इंक्रीज ही होती है. ठीक है ना, इंक्रीज ही उसका आंसर, बट वो जनरली बोलेंगे तो. बट अभी यहाँ पे वैसे कुछ नहीं बोला है, तो कुछ सब्सटेंस है जहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो भी जाता है. भाई प्रैक्टिकली थियोरेटिकली सब एप्लीकेशन में वही है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, बट वहाँ पे में इंक्रीज में डिक्रीज हो सकती है. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ही होता है इंक्रीजेस, बट इनवर स्टिल में कांस्टेंट है, इसलिए हर बार इंक्रीज भी नहीं बोल सकते. समझ में आ रहा है. जैसे क्वेश्चन अगर कंप्लीट रहेगा इनवर स्टिल छोड़ के, या फिर कुछ अलॉइज है उनको छोड़ के, इन जनरल क्या होता है, तो इंक्रीज ऐसे रहेगा. 13 काय 13 नहीं क्वेश्चन, कंसेप्ट एप्लीकेशन सेकंड में जाओ. आएगा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टील वायर इज स्ट्रेच बाय 1 kg वेट. इफ रेडियस ऑफ वायर डबल, यंग्स मॉडल डिपेंड ही नहीं करता इसके ऊपर. ठीक है ना, हाँ, रिमेन्स अनचेंज. वेरी गुड. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा देखो, एरिया लेंथ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर से इम्पैक्ट हो जाए ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है. टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर सेपरेशन वेरी होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वेरी होती है, तो यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा, वेरी होगा. ठीक है, तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. कळालं ना. देखो ये y के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि एरिया एंड लेंथ बदलने से मटेरियल नहीं चेंज होता है, बट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे या फिर टेम्परेचर वेरी करेंगे, तो टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज होती है, मतलब IMF चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो चेंज होती है, जैसे डेंसिटी भी वेरी होती है टेम्परेचर से, इसलिए y भी वेरी होगा. ठीक है, ते कसं आहे, तो जो फॉर्म्युला घेतो ना आपण, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये y कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे y f सोबत डेल्टा एल सोबत डायरेक्टली इन्व्हर्सली नाहीच डिपेंड करत, ती मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. कालचं देवेशचं डाऊट आठवत आहे, ते फक्त मटेरियलवर डिपेंड करतो. जोपर्यंत मटेरियल स्वतः चेंज नहीं होणार, y चेंज नहीं होगा. मटेरियल कब चेंज होगा, अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, पहले स्टील का वायर था, बाद में एल्यूमिनियम का वायर लिया, या फिर उसका टेम्परेचर वेरी करेंगे, तो सिर्फ यही कंडीशन. नेक्स्ट, सॉलिड के लिए तीनों भी एप्लीकेबल है. 14 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का, नंबर ऑफ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर सॉलिड. सॉलिड के लिए कौन कौन है, यंग्स मॉडुलस भी है, बल्क मॉडुलस भी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है, तो तीनों भी है. आगे 16 क्या दिया है, आयरन बार ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, pulled by force F from end so as to produce elongation. Which of the following statement is correct? Elongation is inversely proportional to length. Wrong है. Elongation is directly proportional to cross sectional area. Wrong है. Elongation is inversely proportional to area. Correct है. कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L. तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी मल्टीप्लीकेशन में आ गए. ठीक है, सी इज द आंसर. 17
when certain weight is suspended from long uniform wire, its length increases by 1 centimeter. If same weight is suspended from another wire of the same material and length but having diameter half of the first, यानी कि क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देखो एरिया के साथ इनवर्सली मतलब रेडियस के साथ में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी क्या होगा, L2 बाय L1 इक्वल्स टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर. R2 क्या हो रहा है, पहले से हाफ हो रहा है, हाफ का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 मिलीमीटर. चलो 17 नंबर सॉल्व करा पटकन सगळे. बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट करो, क्रॉस चेक करो आंसर. हो गया 4 सेंटीमीटर. 17 नंबर का क्वेश्चन है ना. हाँ 1 था, 1 इंटू 4 4 आएगा, 8 नहीं आएगा. हो गया. इसमें वैल्यू पुट करनी थी हर्षवर्धन, काय बघतो इकडं तिकडं. L2 बाय 1 है, L1 1 बोला था, R1 कितना है मालूम नहीं, R2 बोला है कि पहले जितना था उससे हाफ कर दिया, इसका स्क्वायर RR कट होगा, 1/1/2 मतलब 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो L2 इज इक्वल्स टू 4 बन गया. नेक्स्ट 17 हो गया. 18 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस. 18 19 1 kg वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम वायर, तो इंक्रीमेंट मतलब इलोंगेशन 2 मिलीमीटर है. अगर लोड को हमने 4 बना दिया मतलब 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इलोंगेशन मतलब यप एंड डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब फोर्स 4 टाइम हो गया तो लेंथ भी 4 टाइम हो जाएगी. मतलब क्या होगा, फिर से L2 बाय L1 इक्वल्स टू F2 बाय F1, तो ये L2 इक्वल्स टू बनेगा 4/1 मतलब 4, इनिशियल 2 थी तो 4 इंटू 2 मतलब 8 मिलीमीटर. सो B इज द आंसर. Next, in a wire stretched by hanging a weight from its end, elastic potential energy per unit volume in terms of strain. स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वाई, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, तो स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वाई बाय 2. कौन सा है फिर, फर्स्ट वन. अरे फॉर्मूला है ना सरल सरल, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का. स्ट्रेन को बस वहाँ पे सिग्मा बोला है उन्होंने, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 2, तो फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 21 कौन सी केस में बोला है कि डेल्टा एल ज़्यादा होगा. अब देखो डेल्टा एल कैपिटल एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए डेल्टा एल ज़्यादा होने के लिए एल बड़ा चाहिए, आर छोटा चाहिए. कौन से ऑप्शन में, सी में. Next 22nd, on suspending weight mg, length of elastic wire and cross section area A, its length becomes double the initial length, तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू mg बाय a, क्योंकि वहां पे स्ट्रेन में l बाय l कैंसिल हो जाएगा, mg बाय a. नेक्स्ट 23 क्या है, 23 में मेटल बार का क्वेश्चन रीड करायची गरज नहीं, डायरेक्ट थर्मली फोर्स बोला है तो क्या होता है, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, सो ऑप्शन सी. आगे 24 ग्राफ दिया है. अब ये ग्राफ में O2A क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होती है. आठों का ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उन्होंने बोला है कि द पार्ट इन विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड, किसमें, इलास्टिक लिमिट में, मतलब O से लेके A तक, सो ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट उसी ग्राफ में B क्या इंडिकेट कर रहा है, यील्ड पॉइंट, क्योंकि उसके बियॉन्ड क्या होने वाला है, लेंथ बढ़ने वाली है. देन 26 पॉइंट D इंडिकेट्स ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट. 27 क्या है, 27 में फोर्स F नीड टू ब्रेक कॉपर वायर जिसकी रेडियस R है, तो 2R के लिए कितना होगा. अब देखो F एंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
रेडियस डबल होगी, डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, तो 4 कितना लगेगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4f। कौन सा ऑप्शन है फिर? थर्ड सी। 28 brass rod of cross sectional area 1 length 0.2 compressed lengthwise by weight if Young's modulus given है then increase in the energy। क्या होती है एनर्जी? हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। बट एक्सटेंशन दिया है क्या? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 1/2 इंटू लोड यानी F इंटू एक्सटेंशन यानी E। अब यहाँ पे लोड दिया है, कितना दिया है लोड? 5। एक्सटेंशन दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से y का जो फॉर्मूला होता है, y इक्वल्स टू क्या होता है? FL अपॉन A इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या बनेगा? FL अपॉन y इंटू ए। ये पुट करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा F इंटू एल अपॉन A इंटू वाई। अब आपको F दिया है, L दिया है, A दिया है, Y दिया है, करो पुट। चलो कमेंट फास्ट सॉल्व करो। काय होमवर्क मध्ये करता का बरं? फॉर्मूला लक्षात आलं? काय केलं आपण? फक्त अगर डेल्टा एल की वैल्यू डायरेक्ट दी होती तो उसको पुट करते हम, फिर आंसर एकदम इजी हो जाता। हो जाएगा फिर? ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो इंडिविजुअली आके क्लियर कर लो डाउट। आगे नेक्स्ट 29 में क्या बोला है? मीन डिस्टेंस बिटवीन एटम। अब एटम डिस्टेंस दिया मतलब वही होगा इंटर एटमिक फोर्स कांस्टेंट। के इक्वल्स टू क्या था? के इक्वल्स टू क्या था? वाई इंटू आर नॉट। के इक्वल्स टू वाई इंटू आर नॉट। अब हमें क्या दिया है? मीन डिस्टेंस दिया है, मतलब आर नॉट दिया है। कितना है आर नॉट? 3 इंटू 10 टू द पावर -10। एंड फोर्स कांस्टेंट दिया है, मतलब के दिया है, तो वाई कितना होगा? ऐसा रिलेशन लिख के दिया था, देखो के इक्वल्स टू वाई इंटू आर नॉट। तो वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा? के अपॉन आर नॉट। के कितना है? 7/3 मतलब 2.33। 2.33 कहाँ पे है? डी में, क्योंकि 10 की पावर भी चाहिए ना, तो -10 ऊपर आके बनेगा +10। तो 2.33 इंटू 10 टू द पावर 10। कार्तिक आणि इंद्रनील बडबड नका करू हां, एकतर कालचे क्वेश्चन सोडवलेले नाही तुम्ही, सोडवले का? मग आता सॉल्व करताय का? नाही नाही, हे एक्सप्लेन करतो, हे लिहून घेताय का? नक्की, मी नोटबुक चेक करणार आता। तो डी इज द ऑप्शन, ठीक है। देन 30 में क्या दिया है? एस स्ट्रेस है, वाई मतलब कौन है? यंग्स मॉडुलस है, तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? देखो स्ट्रेन होता तो स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वाई, लेकिन स्ट्रेस है तो स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, तो एस स्क्वायर अपॉन 2y। थर्ड 31 वाई अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेस है ना, वाई अल्फा टी, मतलब सेकंड ऑप्शन। अब 32 के लिए देखो, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे थे तो वहां पे हमने y इक्वल्स टू tan थीटा ऐसे लिखा था, याद है क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप में लिखा था y इक्वल्स टू tan थीटा। उससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट दिया था मैंने कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का इलास्टिक लिमिट में जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉडुलस। समझ में आ रहा है ना? तो अभी यहाँ पे दो ग्राफ दिए ए एंड बी, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, किसका स्लोप ज्यादा है, ए का या बी का? स्लोप किसका ज्यादा, मतलब एंगल कोणाचा मोठा है? ए का। ए का स्लोप ज्यादा मतलब ए का वाई ज्यादा, यानी वाई फॉर ए इज ग्रेटर देन वाई फॉर बी। अब 33 क्या बोला है उसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस मतलब स्लोप निकालेंगे, निकालो स्लोप कितना होता है? 8/4। 8/4 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 11। नहीं कळालं? डी। स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो ग्राफ दिया है, यहां तक इलास्टिक लिमिट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस रिलेटेड यहां पे कौन है? 8 एंड यहां पे कौन है? 4। बट उन्होंने बोला है 8 के साथ कितनी है? 10 की पावर 7। 4 के साथ कितनी है? -4। तो स्लोप लेते हैं मतलब हम क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। थीटा मतलब क्या होगा? y इक्वल्स टू tan थीटा। अपोजिट, अपोजिट कौन है? 8 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन एडजेसेंट कौन है? 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 8/4 इज 2, -4 ऊपर आके +4, +4 +7 +11, y इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे 34 एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, जिसको हमने हीट किया है फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस,
अगर रॉड एक्सपांड नहीं हो रहा है, बेंड नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू, अभी थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, वाई अल्फा डेल्टा थीटा, जिसमें लेंथ है ही नहीं, मतलब लेंथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एल रेज टू जीरो लेना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन एल एज एल रेज टू जीरो, सो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 35 में बोला है फिर से वही वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेस है ना, फोर्स चाहिए वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूले ही है, ठीक है। देन 36 में क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, रॉड इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज द लेंथ, फोर्स कितना होगा, सेम ऊपर का फॉर्मूला पुट करना है, कितना होगा, एफ वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, वाई दिया है क्या क्वेश्चन में, कितना है वाई, 10 टू द पावर 11, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में कितना बनेगा -4, अल्फा कितना दिया है -5, डेल्टा थीटा कितना है 100, मतलब 10 टू द पावर +2, -11 -4 सॉरी +11 -4 7 7 -5 2 2 + 2 4, 10 टू द पावर 4 न्यूटन, सो ऑप्शन सेकंड बी। नेक्स्ट 37, डायग्राम शोज फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर रबर बैंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब रबर बैंड के लिए हमें मालूम है क्या होता है, एरिया कम होता है ना, व्हील्स रबर मतलब बोला ना टायर बनाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि हम एरिया कम रखते हैं, उससे क्या होता है हीट का प्रोडक्शन कम होता है। अब उससे रिलेटेड क्या बोला है देखो, इट विल बी इजियर टू कॉम्प्रेस दिस रबर दॅन एक्सपांड इट, असं काही नसतं, रबर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मग कशाला घेतलं असतं आपण, ठीक है। रबर बैंड विल गेट हीटेड इफ इट इज स्ट्रेच एंड रिलीज, ये करेक्ट है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली, ये करेक्ट, क्लियर। तो कुछ लोगों की कंसिडर एप्लीकेशन 1, कुछ लोगों की 1 and 2 यहाँ पे हमने कंप्लीट किए। हां तुझे जास्त 3 क्वेश्चन, बरं ठीक आहे, मग ते पण आपण सॉल्व करू। एंड कल 19 क्वेश्चन का होमवर्क बोला था, बराबर, तो आज आपको क्या करना है, रिमेनिंग जो 19 क्वेश्चंस है सॉल्व एग्जांपल्स वो कंप्लीट करने हैं, फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी नंबर होंगे वो कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड एक बार कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व एग्जांपल हो गए, उसके बाद अगेन मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूंगा। सो रिमेनिंग पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। जे सॉल्व करत नाही एग्जांपल काय लागा, कळालं ना।